पुरखों को सब पता होता है आगे क्या होने वाला है, और जिनको सब पता होता है उन्हीं को हम याद रखते हैं। हमारे और आपके एक पुरखे हुए हैं, उनका नाम आधार कार्ड पे नहीं लिखा था क्योंकि तब आधार कार्ड नहीं था। उनको सब लोग बुद्ध कहते थे, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में दुख है, इतना दुख है हमारे जीवन में, सुबह सवेरे आना पड़ता है, सुंदर लोगों के बगल में कभी कभी बैठना पड़ता है तो अपनी कुरूपता और ज़्यादा जाहिर होती है, और उनसे बात शुरू करें उससे पहले प्रोडक्शन वाले बहुत हौंकते हैं, कहते हैं कि इधर एक बड़ा सा टीवी रखा है जिसमें हमारी फोटो दिख रही है, उसकी तरफ नहीं देखना है। पर एक और बुजुर्ग हुए हैं, उनका नाम है अनजान, गीतकार हुए हैं। उन्होंने एक फिल्म ईश्वर में एक सूक्त दी थी कि आगे दुख तो पीछे सुख है। सुख ये है कि संवाद का मौका मिलता है, और जैसे पेशे में उसमें अलग अलग किरदारों में दाखिल होने का भी। आज के लल्लन टॉप अड्डा में हमारे जो मेहमान है वो मेहमान नहीं है। देखो, मेहमान जो होता है वो ऐसे आ जाता है या उसको बहुत औपचारिकता के साथ बुलाया जाता है। ये भाई साहब हमारे दोस्त हैं और देश के बड़े मशहूर आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। जब आयुर्वेद की डॉक्टरी से इनको टाइम मिलता है तो ये बनाते हैं बॉडी और दोस्तों को बताते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इन्होंने अपना बुद्धत्व सिद्ध कर लिया है। उससे भी टाइम मिलता है तो ये लिखते हैं गाने, और जब इन सबसे टाइम मिल जाता है तो ये करते हैं एक्टिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत कुमार सिंह लल्लन टॉप अड्डा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये बुद्ध के जैसे ये जो इंट्रोडक्शन है ना, मतलब ठीक था, नंबर मिल गया। नंबर मतलब 10 on 10। फिल्म आ रही है, वेब सीरीज कहते हैं आजकल उसको, जब OTT पे रिलीज होती है, काहे से कि कई एपिसोड्स में होती है। छोटा सीरियल बड़ी फिल्म ऐसे समझ लो कुछ। नाम है उसका रंगबाज। लल्लन टॉप देखने वाले इस शब्द से बढ़िया से वाकिफ हैं, काहे से हम लोगों का भी ठीक ठाक भौकाल है और न्यूज़ इंडस्ट्री में हम लोगों को भी बड़ा रंगबाज माना जाता है। रंग तो देख ही रहे हो आप। रंगबाज काफ़ी मकबूल वेब सीरीज है जो ZEE5 पर आती है। ZEE5। डर लगता है भाई साहब, आजकल इतने OTT हो गए हैं, गलत बोलते हैं तो मार्केटिंग वाले वहां से डंडा उछाल देगा। बीच शूट में उड़ता हुआ भाला है। लड़ाई अब यही है। लड़ाई अब यही है कि ये भी याद रखा जाए कि कहाँ किसका है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कहाँ गाड़े थे, कहाँ गाड़े थे। ZEE5 पर रंगबाज का सीजन 3 आ रहा है जिसमें लीड रोल में विनीत हैं, और हमें लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। विनीत को आप पहले भी लल्लन टॉप के मंच पर देख चुके हैं, जब इनकी बड़ी कमाल की फिल्म आई थी, हमारे दद्दा हैं अनुराग कश्यप, उनकी डायरेक्ट की हुई। अच्छा, लोग कहेंगे सच्ची मुच्ची में दद्दा है, सिर्फ रिश्तेदारों को बुलाते हैं। एक्चुअली दद्दा हमारे बुंदेलखंड में उन सबको कहते हैं जिन्हें आप बड़े भाई की तरह मानते हैं। दक्षिण में जाते जाते वही अन्ना हो जाते हैं। और रंगबाज 3 में इनका लीड रोल है, और 1 में श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी लूजली बेस्ड थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं कहेंगे, उनको भी कानून के हथौड़े का डर लगता है। सेकंड जो है वो एक राजस्थान का गैंगस्टर था आनंद पाल, उसकी लाइफ पर बेस्ड थी। तीसरी सूत्रों के मुताबिक बिहार के बाहुबली, डॉन और सांसद रहे शाहबुद्दीन पर बेस्ड है क्या? ये काल्पनिक है और इंस्पायर्ड बाय है। अरे मुस्कान तो छिपा लो। इंस्पायर्ड है। बहुत सारे ट्रू इवेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उसकी झलक मिल सकती है, लेकिन किसी की बायोपिक तो नहीं। हाँ, आपको समझ में आ रहा है पहले पन्ने पर काहे लिखा जाता है? इस फिल्म की या चलचित्र की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, क्योंकि अभी हम प्रौढ़ता के उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जब भदेश सत्य जो भारतीय दंड विधान में दर्ज है, जो रोजनामचे में दर्ज है, जो बयानों में दर्ज है, उसे हूबहू सेलुलाइड पर भी दर्ज कर दिया जाए, तो ये मजबूरी है। पर ट्रेलर देखा और फास्ट पेस है जो किसी भी थ्रिलर में इस तरह के होना चाहिए, और कुछ एक कहानियाँ भी याद सी आ गई। जैसे हमारे JNU के मशहूर छात्र नेता हुआ करते थे चंद्रशेखर, जिन्हें चंदू कहा जाता था, उनको गोली मारी जाती है, वो सीवान से हैं। और एक बुजुर्ग हैं जिनके बेटों को तेजाब से नहला दिया गया था, उनकी कहानी याद आती है। ये सब सिर्फ ट्रेलर देख के इतना याद आ रहा है। और ये सब भी कि कैसे तमाम माफिया 90 के दशक के बिहार में वरद हंस पाते हैं, पर वो सत्य कथाएं हैं। अभी थोड़ा सा कहने को काल्पनिक कथाओं में आते हैं। आपको पहला ब्रीफ क्या दिया गया था? वर यू लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि आप इंटरनेशनल फलक्रम पे देखें तो फौदा जैसी चीज़ें आ रही हैं और नार्कोस जैसी चीज़ें आ रही हैं, मतलब, और मनी हाइस्ट आ रहा, मतलब क्राइम और उसके अंदर की चीज़। पिछले दिनों राम गोपाल वर्मा आए तो कह रहे थे कि जब
पता चला कि गुलशन कुमार को गोली मारी, तो ख्याल आया कि वो प्रोड्यूसर साहब बोले झामू सुगंध यार अरे कल रात तो बात हुई थी, सुबह तय हुआ था मिलना है। तो रामू बोले कि मैं सोचने लगा कि जैसे गुलशन कुमार की दिनचर्या थी, उस किलर की भी गोली चलाने के पहले दिनचर्या रही होगी। सुबह उठा होगा, हो सकता है नाश्ते में उसे नमक कम लगा होगा, नींद ठीक से आई कि नहीं, शर्ट कौन सी पहने या टी शर्ट पहने। तो उस तरह से हम नए सिरे से दाखिल हो रहे हैं। आप कैसे दाखिल हुए इस कहानी में? मुझे अजय राय जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो और नवदीप सिंह, तो नॉर्मल हम लोग मतलब ऐसे मित्रता में मिलने की। ये नवदीप सिंह वो है मनोरमा 6 फीट अंडर? हाँ, मनोरमा 6 फीट अंडर, NH10 उसके डायरेक्टर। NH10 तो बहुत अच्छी है, मनोरमा भी अच्छी थी। हाँ, तो ऐसे ही एक मुलाकात हुई और वो लोग को सोच रहे थे, तभी लिखी नहीं गई थी स्क्रिप्ट, और थोड़ा थोड़ा कुछ बताया मैंने, मुझे एहसास हो गया कि कुछ बहुत मज़ेदार है। अच्छा, तो वो कैसे डिस्कस कर रहे थे आपसे? नॉर्मल कि एक ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं रंगबाज का, और कहानी के बारे में थोड़ा सा पूरी तरीके से लिखी नहीं गई थी, एक आउटलाइन थी। मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया करने को मिलेगा, क्योंकि एक गैंगस्टर है जो पॉलिटिशियन बनता है। पॉलिटिशियन मैंने कभी किया नहीं आज तक। गैंगस्टर भी मतलब वासीपुर में दानिश खान था, लेकिन वो परिवार का सबसे सीधा लड़का है। हाँ, सबसे सीधा है, मतलब मोहब्बत, हाँ बुझे मोहब्बत कर लेता है, और वो भी दुश्मन वाले उस खेमे से, उस खानदान से, और शादी भी करता है, और वो चाहता है कि ये सब खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ जो है ये इसकी जिद ये है, हारून शाह अली बेग ये किरदार है जो मैंने किया, प्यार से लोग उसको साहिब बुलाते हैं, और इसकी जिद ये है कि क्या वो भी काली स्कॉर्पियो से चलता है? नहीं इसकी जिद ये है कि मैं जी हजूरी करके नहीं जीऊंगा। हाँ, और छोटे शहर की अपब्रिंगिंग है, और क्लैशेस होते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से शुरुआत है, क्लैशेस होते हैं, स्टैंड लेना शुरू करता है, और धीरे धीरे अपराध की दुनिया की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। फिर एक ऐसा पड़ाव आता है जीवन में जहाँ पे वो राजनीति में दाखिल होता है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऐसा जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो मुझे किरदार में ना बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी कि ये तो ठीक है कि अपराध की दुनिया से शुरू करके राजनीति में जाता है। तो रंगबाज की अगर बात करूं तो राजनीति अपने आप में एक नई चीज़ थी कि ये ही कैरेक्टर खुद पॉलिटिशियन है और खुद इसके ऊपर केसेस है। तो मुझे ये एक नया दिख रहा था। मेरे लिए एज एन एक्टर मुझे दिख रहा था एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 30 साल ऑन स्क्रीन मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था, 18-20 साल से लेकर के 50 साल तक। तो ये कम मिलता है। फिर इसका जो पर्सनल चीज़ें जब मैंने शुरू की तो मुझे दिखा ये लिटरेचर से प्यार करता है, नॉवेल्स पढ़ना, गालिब को कोट करना। हाँ, तो ये एक अलग मुझे पक्ष दिख रहा था इसके व्यक्तित्व का। गाने सुनना, संगीत वो भी कि इत्मीनान से लगा के पाकीज़ा के गाने सुन रहा है, और पर्सनैलिटी ऐसी कि अंदर तूफान चल रहा है और चेहरे पे एक लाइन ऐसी नहीं खिंचती जिसे देख के आप बोलेंगे कोई अंदर कुछ चल रहा है। तो ये मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। मुक्काबाज में वो ऐसा है कि जो फील किया तो आंखों में आ गया और शुरू हो गया, ट्रांसपेरेंट। हाँ, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि बीवी के साथ कुछ है अलग रिश्ता, बाप के साथ कुछ अलग रिश्ता, दोस्तों के साथ कुछ अलग रिश्ता, पॉलिटिकल सर्कल में कुछ अलग रिश्ता। अल्लाह यार, ये कुछ नया है मेरे लिए, तैयारी करता हूँ। और मैंने हाँ बोल दिया। मैं बोला लेकिन स्क्रिप्ट जब आएगी पढ़ूंगा तो फाइनल टिक उधर मारूंगा, ताकि वो दबाव बना रहे कि भाई ये तो पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगी तो मना भी कर देगा। और मैंने कुछ 4 महीने पहले से काम बंद कर दिया इसके लिए, क्योंकि जो लेट 30s और 40s वाला पूरा चंक था, मुझे समझ में आया कि नॉर्मली लोग जब 30s मिड 30s के उधर जाने लगते हैं तो वेट बढ़ता है ज़्यादातर लोगों का, प्रत्यक्ष है। तो मुझे ये था कि भाई 18-20 साल में तो बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, ऊर्जा अलग होती है। हम सोचते कम है, पहले जो महसूस कर रहे हैं तो कर देते हैं, एक्ट में दिख जाता। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, आदमी सुनता है, सोचता है, फिर डिसाइड करता बोलूँ कि ना बोलूँ। और ये किरदार में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि ये पावर के साथ डील कर रहा है अपने 30s, जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू होता है। तो लेट 30s और 40s के लिए 10 kg वेट बढ़ाया, जो इसमें दिखता है सीरीज में। अर्ली वाले के लिए कम रखा। और ये तो खैर एक्सटर्नल चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये सब दिख गया था कि मुक्काबाज के बाद मुझे एक बढ़िया चीज़ मिल रही है। 4.5 साल का गैप है, बीच में एक फिल्म थी मेरी आधार, वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। आएंगे, उस पे भी आएंगे। तो ये था कि इसको करता हूँ, दिल लगा के करता हूँ। मैंने 1 साल कोई काम नहीं किया, यही एक किया। अच्छा, मुझे वो भरोसा था कि ये है कुछ। थोड़ा सा विषयांतर कर रहे हैं। आप जब बता रहे थे ना कि इसमें एज का एक बड़ा रेंज है और वो किसी भी एक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है, तो मुझे याद आ गया कि आपको अपने करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में इमरान हाशमी का पापा बनना पड़ा था। हाँ, उसके बारे में बताइए। मतलब वो फिल्म थी क्रुक्स, और मोहित सूरी उसके डायरेक्टर थे। उसमें खैर इमरान हाशमी का जो बचपन वाला पोर्शन है, उसके लिए मैं फादर बना था। बाद में वार्ड ऑफ ब्लड में हम लोगों ने साथ में काम भी किया इमरान के साथ। उसके पहले जन्नत भी की मैंने। तो हर एक्टर के लिए, मेरा ही नहीं, हर एक्टर के लिए एक लंबा पड़ाव वो होता है जहां कोई हलचल नहीं होती। हलचल होती है आपके दिमाग के अंदर, बाहर से कुछ नहीं, आपके करियर में कुछ नहीं हो रहा होता। तो वो मेरा पड़ाव थोड़ा बड़ा था, और सभी एक्टर्स को ये कहीं ना कहीं झेलना तो पड़ता है। और उसमें ही आप निखरते भी हैं कि आप उस पूरे पड़ाव को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से जी जाते हैं। ये आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत ऐसा थ्योरी है। हम हैं बुद्धू किस्म के, बात बुद्ध की करते हैं। थोड़ा उदाहरणों से समझाइए। हाँ, होता किस तरह के रोल मिल रहे थे, किस तरह का पेमेंट होता था। बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता न करें। हम तो अड्डे में तो तसल्ली से बात होती है। ठीक, जल्दी का काम शैतान का। हाँ, पैसा मांगने की स्थिति में नहीं होता था मैं कभी भी। मतलब जब मैं आया था तो कहाँ रहते थे मुंबई में? तो मैं छिप के रहता था मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, पीजी कर रहा था मैं नागपुर मेडिकल कॉलेज से। और मैं पोद्दार मेडिकल कॉलेज में छिप के रहता था, इसलिए मुंबई में। और के रात को जब राउंड लगता था, जो मेरे सीनियर थे तो उन लोगों के साथ में राउंड पे जाता था पेशेंट्स के, ताकि मैं टच में रहूं, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज से यहाँ आया हुआ हूँ और पढ़ाई में कमी नहीं करता था। और लोग मुझे तब बोलते थे कि 2 नाव पे, हमारे यहाँ बोला जाए 2 नाव पे चढ़ल हुआ फटी और मर जीपा। तो लोग बोलते थे, बट मैं मतलब कोई बात नहीं, अब ये तो पीजी है तो 3 साल लगना है। वो 3 साल का 4 साल हो गया मेरा। लेकिन मैंने पूरा किया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ठाना हूँ और ख़त्म नहीं हुई। तो वो एक जिद हमेशा रही है। और छिप के रहता था पोद्दार मेडिकल कॉलेज में। वजह ये थी कि एक काम शुरू कर लिया था, और मेडिकल मुझे ये था कि ये नहीं होना चाहिए कि बीच से भाग गए। मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। ये था कि अब शुरू किया तो ख़त्म करूँगा। तो रहने के पीछे मकसद ये था। फिर ये था कि मुंबई में एक ठिकाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ छिप के रहता था। और उस समय वहाँ पे डीन थे कुलदीप राज कोहली। तो कोहली सर जो है वो डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा महाराष्ट्र के रहे। और मैं नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि उस समय जब वो लोग आते थे चेकिंग पे, तो मैं भाग के छत पे छिप जाता था। बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों को एहसास हो गया था कि एक ऐसा लड़का कैंपस में रह रहा है हॉस्टल में जो यहाँ का नहीं है। क्योंकि मैं सुबह 9 बजे 33 नंबर की बस पकड़ता था वर्ली से, और 1.5 घंटा लगता था, और आ जाता था अंधेरी। पूरे दिन अंधेरी में जो है ऑफिस चक्कर लगा। जानता किसी को नहीं था, क्योंकि या तो मेरे सीनियर या दोस्त या तो डॉक्टर थे या खिलाड़ी थे। उनका फिल्म लाइन से कुछ लेना देना। बास्केटबॉल? हाँ, बास्केटबॉल में 6 नेशनल खेले मैंने बास्केटबॉल के, मिनी और सब जूनियर के लेवल पे। तो किसी को जानता ही नहीं था। तो शुरू ऐसे करना था कि ये फलाने की ऑफिस है। तो पहली मुलाकात होती थी वॉचमैन से। वॉचमैन पूछता था किससे मिलना है, तो जिसकी ऑफिस है उन्हीं का नाम मालूम है, और किसी को जानता नहीं, ना कोई मेरे पास रेफरेंस है। तो बोल देता था डायरेक्टर का नाम कि राजकुमार संतोषी जी से मिलना है। वो तो बुलाए हैं कि नहीं।
तो ऐसे नहीं मिलेंगे, किस लिए मिलना है? मैं एक्टर हूँ। तो ऊपर से नीचे तक देखता था। उस समय मेरी दाढ़ी मूंछ कुछ नहीं थी, मैं ज़बरदस्ती रेजर मारता था कि थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी आए, लोगों को लगता था बच्चा है घर से भाग के आ गया है। तो वो बोलते थे कि मिलेंगे नहीं ऐसे, आप एक काम करिए, वो डब्बे में फ़ोटो डाल दीजिए या हमें दे दीजिए, अंदर कोई होगा दे दें। हम कह नहीं, वो तो नहीं करेंगे। तो मतलब भाई तब तो होगा नहीं। मतलब फिर किससे मिलूँ, किसी से तो मिलते होंगे। मतलब वो नहीं मिलते, एक्टरों से नहीं मिलते। मैंने एक्टरों से नहीं मिलते, पिक्चर तो एक्टर साथ बनाते। मेरे सवाल ऐसे होते थे, बोलते नहीं बड़े एक्टर से मिलते हैं लोग, ऐसे नहीं मिलेंगे। आप कौन, आप क्या किए हैं? मैं समझ जाता था क्या रहा है। हमको फिर कौन मिलता है छोटे एक्टरों से? हो जाता है असिस्टेंट मिलेंगे जो कास्टिंग वास्टिंग। उस समय कास्टिंग डायरेक्टर वाला चलन नहीं था। ओके, तो कौन? तो किसी का नाम ले लेते, नीरज जी हैं अंदर, वो हैं उनके असिस्टेंट है। मतलब कौन है नीरज जी? मतलब वो आएंगे तो हम बता देंगे। मतलब कब आएंगे? मतलब ऑफिस में हैं, हम निकलेंगे तो बताएंगे ना। हाँ, तो मैं सड़क के उस पार जाके बैठ जाता था। अब उस ऑफिस से जो निकले मुझे लगता था नीरज जी। मैं वॉचमैन के पास जाता था, ये हैं? कहता नहीं भाई अब जाइए, आएंगे तो हम बता देंगे। मैं बैठा रहता था। तो एक कॉन्टेक्ट के पीछे ऐसे मुझे मेहनत करनी पड़ती थी। फिर वो वॉचमैन खुद, मतलब होता है, मैं पसीजते दिल देखा हूं लोगों का कि इंसानियत भर भर के है लोगों में। बात इतनी सी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान कहीं ना कहीं खुद इतना खर्च हो जाता है कि टफ हो जाता है। लेकिन जब उसको कोई ऐसा दिखता है ईमानदारी से प्रयास करते हुए, तो मैंने मदद करते हुए लोगों को देखा है अपने ही जिस स्तर पे हैं। तो वो वॉचमैन धीरे से इशारा करता था, कोई निकला, ये है नीरज जी, है उनके पीछे। वो नीरज जी के पास पहुंचा, फिर उनसे बात करता था कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो बोलते थे फोटो दे दो। तो मैं ऐसे ऐसे करके मेरे कॉन्टेक्ट्स बने। पहला रोल तो मुझे फट से मिल गया था। मैं आया था, मेडिकल कॉलेज में था हरिद्वार में। मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि भैया एक टैलेंट हंट आ रहा है, सुपरस्टार्स। उसके एंकर थे चंकी पांडे साहब। ये बात है 1999-2000 की। तो मैं गया मेडिकल कॉलेज की मेस में, टीवी पे देखा। बोला यार ये एक्टर्स का है, एक्टर्स खोजे जा रहे हैं। तो उसमें डांसर भी था, एक्टर भी था, ऐसा सेगमेंट थे 3। तो मैं उसके लिए ऑडिशन देने के लिए आया हरिद्वार से मुंबई। यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या कराएंगे। मुझे लगा मैं जाऊंगा, अपने बारे में बताऊंगा और वो ले लेंगे। जब वहाँ पहुंचा तो देखा कि ऑडिशन चल रहा है। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट थी नहीं। तो मैं उस समय हरिद्वार के पीछे वजह ये थी कि मैं हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में यूजी में एडमिशन इसलिए लिया था कि वहाँ से दिल्ली सबसे करीब है। यूपी में सीपीएमटी जब मेरी हुई तो हरिद्वार ही था जो दिल्ली के सबसे करीब मुझे मिला। तब अलग राज्य नहीं बना था उत्तराखंड। हाँ, तो 5-6 घंटे लगता था बस से। तो मैं हर फ्राइडे निकल जाता था दिल्ली। और जब मुझे पता चलता था कि मेरी अटेंडेंस, मेरे पास एक पैरेलल रजिस्टर हुआ करता था अटेंडेंस का। तो जैसे ही मुझे ये लगता था कि वो अटेंडेंस मेरी अचीव होने वाली है कि अब ये मुझे एग्ज़ाम में नहीं रोकेंगे, तो मैं मेडिकल कॉलेज से भाग जाता था पूरी तरीके से। तो वहाँ जाके प्लेस देखना, कोई वर्कशॉप हो रही है वो कर लिया, जो भी एक्टिविटी कर सकता था, क्योंकि मैं हमेशा से एनएसडी जाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में आना इसलिए हुआ क्योंकि जब भी अखबारों में इंटरव्यूज़ पढ़ने को मिलता था एक्टर्स का, तो सबका एक चीज़ देखता था कि स्ट्रगल बहुत है मुंबई में। तो मुझे ये था अगर मैं डॉक्टर बन गया तो पापा मदद नहीं भी करेंगे तो मैं शाम को प्रैक्टिस करूँगा, दिन भर स्ट्रगल करूँगा। तो ये मेरा प्लान था, इसलिए मेडिकल में गया था। और सिस्टर ने बोला कि ये देखिए, मैंने देखा, ऑडिशन के लिए आया। उसके पहले मैं गया था, मैंने एक प्ले देखा था घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर साहब का बड़ा क्लासिक है वो। तो मैंने एनएसडी में वो प्ले देखा था, यही वाली जो मेरी विजिट होती थी। तो मैं वहीं पे बैठा और बैठ के अपने लिए घासीराम कोतवाल के कुछ डायलॉग्स टाइप से करके एक स्क्रिप्ट बनाई और जाके परफॉर्म किया, सेलेक्ट हो गया। फिर क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, फाइनल जीता। हर में बैठ के कुछ तो लिखता कैसे था कि जैसे संपादकीय पढ़ा तो उसमें कोई कहानी किसी ने लिख दी, या किसी किताब में कोई छोटी सी कहानी। मोस्टली मैं अखबारों का ही उसमें मैंने किया था।
तो वो याद रहती थी, उसी की एक स्क्रिप्ट बना देता था और उसी को जाके परफॉर्म करता था। ऐसे करके फाइनल जब जीता तो महेश मांजरेकर सर उस समय फाइनल में जज थे, वन ऑफ द जज। उन्होंने देखा और मुझे फिल्म मिली पिता। ये मेरी पहली फिल्म थी। संजय दत्त की फिल्म थी? हाँ, मैं उसमें ओमपुरी साहब का बेटा था। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उस समय के हिसाब से, बहुत बड़ी थी। संजय दत्त साहब, जैकी श्रॉफ, ओमपुरी साहब, नंदिता दास, मीता वशिष्ठ। तो जब वो फिल्म शूट हो रही थी तो सारे लोगों ने ना मुझे ऐसा कंधे पे उठा रखा था और मुझे कुछ पता तो था नहीं उस शहर का, क्योंकि मैं आया था टैलेंट हंट के थ्रू, फिल्म मिल गई और मैं फिल्म कर रहा हूँ सीधे फिल्म के सेट पे। तो महेश जी पूछते थे कि विनीत ये शेड्यूल के बाद अभी क्या करोगे? बोला जाऊँगा मेडिकल कॉलेज। तो शेड्यूल ख़त्म करता था, वापस मेडिकल कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था। तो ऐसे पहली फिल्म की, जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई, फ्लॉप हो गई। और फ्लॉप हुई तो वो सारे लोग एकदम से गायब हो गए, बहुत सारे लोग। तो मैं महेश जी के टच में रहता था, तो दिन भर स्ट्रगल करता था। अब मैं पुदर मेडिकल कॉलेज में आ गया था, दिन भर स्ट्रगल करता था, शाम को उनके ऑफिस पहुंच जाता था। वो देखते थे कि यार इसका कुछ हो तो रहा नहीं है। फिर डायरेक्शन की शुरुआत हो गई। उन्होंने बोला तुम लिखते अच्छा हो, सोचते अच्छा हो, और जब तक कुछ नहीं होता तो असिस्ट कर लो। तो मेरे मन में ख्याल ये आया था कि असिस्ट करूंगा तो लोगों से मुलाकात हो जाएगी, तो मेरे थोड़े संपर्क, नेटवर्किंग, हाँ थोड़ा संपर्क हो जाएगा, तुम एंट्री मिल जाएगी मुझे कहीं कहीं। तो ये मकसद था और वो सिलसिला चलना शुरू हुआ और एक फिल्म, दो फिल्म, ऐसे करते करते 6-7 फिल्में हो गई। फाइनली यहाँ तक हो गया कि विनीत अगली फिल्म तू डायरेक्ट करेगा। मैं बोला सर मुझे डायरेक्ट करनी नहीं थी, मैं तो इस इंतज़ार में हूँ कि मुझे कभी ब्रेक मिलेगा। आप डायरेक्टर बना रहे हो, हम एक्टर बनने आए हैं। मैं तो इस उसमें हूँ। खैर फिर कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकला। क्या हुआ था? कुछ हुआ था, मतलब बता दीजिए। मैं ना दिल लगा के ऐसा काम करता हूँ, तो मैं एज एन असिस्टेंट, मुझे ये नहीं होता था कि मैं क्लैप दे रहा हूँ या एक्टर के पास जाके सीन ब्रीफ कर रहा हूँ या किसी एक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। मैं सब काम करता था क्योंकि मुझे मज़ा आता था, मुझे सीखना अच्छा लगता था, एक्टर्स को परफॉर्म करते देखना अच्छा लगता था। तो होता है कि आपकी टीम में से ही लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, और जबकि मुझे कभी डायरेक्टर नहीं, ये नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूँ, ये अप्रोच थी नहीं। मैं हमेशा इस इंतज़ार में था कि अगली फिल्म में कास्टिंग में मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन होता है कि जो काम करता है वो नज़र में भी आ जाता है, तो ऊपर के लोगों की नज़र में मैं था, तो होता है साथ के कुछ लोग इनसिक्योर हो गए। और एक पार्टी थी वहाँ, बहुत बड़ी पार्टी थी, उसमें काफ़ी चीज़ें हो गई, मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उस चीज़ को हम लोगों ने ख़त्म भी कर लिया बाद में काफ़ी बार। का पूर्वांचल जागा उस पार्टी में? हाँ, मुझे ये था कि अगर वो जगह तो ये पार्टी नहीं रह जाएगी, ख़राब हो जाएगा। और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे, मतलब बच्चन साहब वहाँ थे और उनकी फिल्म थी बहुत बड़ी, कुछ काफ़ी सभी लोग थे इंडस्ट्री के। मैं सब पी गया और ये था कि ठीक है जाने दो, लेकिन वो आखिरी दिन था, मैंने तय किया अब मैं असिस्ट नहीं करूँगा। और मुझे काफ़ी वक्त इस बात, अब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे सोचता था। मुझे ये हमेशा होता था कि मैं अगर किसी और को असिस्ट करने जाऊँगा तो सर को कैसा लगेगा, महेश सर को। उनका कुछ नहीं था, वो किसी और ने किया था, जो घटना हुई थी वो किसी और से हुई थी, लेकिन मुझे ये होता था कि सर पता नहीं क्या सोचेंगे। तो कुछ 6-8 महीने मैं घर चला गया बनारस, मुझे ये नहीं लग रहा था मैं वापस कैसे जाऊं और क्या करूं। तो उस बीच में महेश भट्ट साहब बनारस आए थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने देखा और उन्होंने बोला विनीत, while talking with you, I'm feeling some kind of raw energy, and I felt the same thing when I met इरफान, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा। मेरे लिए ये सेंटेंस ऐसा था, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक एक सीन के लिए घिस रहा था। ये 2007 की बात है। तो उस समय धोखा फिल्म वो बनाने वाले थे, बोले यू कम। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं 8 महीने से यहीं पड़ा हुआ हूँ। मैं दिन भर बस एक ही काम करता था,
घर पे फिल्म देखता था, शाम को ग्राउंड जाता था। ग्राउंड कभी मुझसे छूटा नहीं, मतलब फिजिकल फिटनेस, मेरी हेल्थ, ये कभी मैंने छोड़ी नहीं। वो कितना भी कठिन होता था इसको पकड़ के रखता था। और आया, फिर धोखा हुई, क्रूक्स हुई, जन्नत हुई, जश्न हुई, ऐसी कई फिल्में वहाँ की। बट वहाँ वही 1 सीन, 2 सीन, 3 सीन, 4 सीन ऐसे ही होता था। लेकिन वो नहीं हो रहा था जिसके लिए मैं आया था शहर में। और फिर उस फेज़ में मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया और जो मिलता गया करता गया। मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी कि आप शूट कर रहे हो और आप मड में शूट कर रहे हो, पैकअप हुआ रात के 2 बजे, बारिश हो रही है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं किसी से मांग नहीं पाता हूँ। अभी भी मुझे मांगने में थोड़ा रुक जा, अपने पैसे नहीं मांग पाता था उस समय, तो कि मैंने काम किया, मेरे पैसे हैं, वही मुझे लगता था लोग खुद दे देंगे ना, मैंने काम किया है तो मैं बोल नहीं पाता था मेरे पैसे दे दो। तो मैं पैकअप हुआ तो 2 बजे बैठा रहता था बस स्टॉप पे कि 5 बजे पहली बस आएगी तो मैं जाऊँगा। तो 3 घंटे बैठा रहता था। तो वो 3 घंटे ऐसे कई रहे हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मज़े के लिए बारिश में भीगना एक अलग एहसास है, और मजबूरी में बारिश में भीगना बहुत अलग चीज़ होती है। तो उसमें कौन सा आंसू का धार है, कौन सी बारिश की धार है, पता नहीं चलता, मिक्स हो जाता है। तो वो ऐसे ही दिन कटते रहे इस उम्मीद में कि कभी कुछ होगा, और गिव अप नहीं कर रहा था। आप आंसुओं की बात कर रहे हैं, पिताजी की वो फोटो देख के आंसू आए? हाँ, मैं तो, मेरे लिए एकदम ऐसा था सरप्राइज और खुशी से भरा हुआ। दर्शकों को स्क्रीन पर वो फोटो नजर आ रही होगी, आएगी ना, पूछना पड़ता है। तो विनीत के पिताजी हैं, गणितज्ञ हैं, और इस बात के सख्त खिलाफ थे कि ये अपना पढ़ाई लिखाई का, डॉक्टरी इंजीनियरिंग का करियर छोड़ के वहाँ वक्त खराब करें। बिल्कुल, उनको हमेशा लगता था कि मेरा बेटा जो है अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेगा, क्योंकि उनको ये बात पता थी, बचपन से जानते थे कि ये ज़िद्दी है। पहले तो हाँ नहीं करता किसी चीज़ के लिए, हाँ कर दिया तो पीछे नहीं हटेगा, और इसने खुद से प्रॉमिस किया है खुद को, ऐसा भी नहीं कि किसी ने भेजा है। तो ये तब तक जूझता रहेगा जब तक कुछ हो ना जाए या खर्च ना हो जाए। ये उनको इस बात का डर था। उनके लिए एक समस्या हमेशा ये होती थी कि वो किसी शादी में जाते थे, तो मेरे घर पे एक लंबे समय तक ये चला है कि न्योता आता है, मैं सामाजिक लोग हैं तो एक दिन में 5-5, 7-7 न्योते हैं। फिर समस्या ये होती थी कि जाएंगे तो एक ही सवाल होता था, और वो यही, मतलब वो ऐसा यक्ष प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं था पापा के पास। वो पूछा जाता था, डॉक्टर साहब आपका बेटा कर क्या रहा है मुंबई में, कितना साल हो गया, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 14 साल हो गया, अरे बुला लीजिए, क्योंकि मेरे साथ के लोग हॉस्पिटल्स डाल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, फैमिली है, दे आर डूइंग सो वेल। मेरे लिए बहुत कठिन था, तो मैं अपना तो झेल जाता था, लेकिन पापा के साथ जब ये होता तो मुझे पता चल जाता, बहन बता देती थी या कोई ना कोई घर में, मुझे ऐसा ये होता था, मैं इसका, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैं उस तकलीफ़ को महसूस करता था। मुझे हमेशा होता था कि एक मौका, तो बड़ा मौका आया 12 साल के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर। एक बड़ा पड़ाव है मेरे लिए, जिसने इतने सारे एक्टरों के बीच में, जो सभी बहुत अच्छे हैं, एक पहचान बनी कि हाँ ये एक्टर अच्छा है। उसके पहले जिनके साथ काम करता था वो जानते थे कि लड़का अच्छा है, इसीलिए 1 सीन से 2 सीन, 2 से 4 से 5 ऐसा हो रहा था। लेकिन वासीपुर ने एक पहचान दी। उसके बाद अलग तरह की लड़ाई थी कि मेरे साथ के साथ सभी लोग निकल गए, वासीपुर में जितने लोग थे सब लोग, क्योंकि हम लोगों ने परिवार के जैसे शूट किया 3.5 महीना, बहुत लंबा वक्त होता है। तो सबकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा था, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा था। तो वो एक अलग एहसास था, मतलब क्या करूं। बॉम्बे टॉकीज़ आई, अगली आई, थैंक्स टू अनुराग सर, उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें मुझे दी कि अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा जाए और बॉम्बे टॉकीज़ का मुरब्बा वाला देखा जाए तो बहुत अलग अलग किरदार, उन्होंने क्या देखा था उन्होंने पता नहीं। और मैं उनको मुंबई मिला हूँ 10 साल के बाद, मैं उनको मिला हूँ 2010 में। मुंबई तो मैं आया था 1999,
लेकिन मेरे पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं। एक फिल्म आई थी सिटी ऑफ गोल्ड, उसमें एक अच्छा बड़ा रोल था, तब मैं गया उनके पास, ऑडिशंस चल रहे थे और वहाँ से गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे मिली। और ये फिल्में 2013 में मेरे लिए ख़त्म हो गई थी। बॉम्बे टॉकीज, अगली रिलीज 2014 में हुई, शूट खत्म हो गई थी बिकॉज ये 2013 में कैन फिल्म फेस्टिवल में दोनों फिल्में थी मेरे लिए एक अलग दुनिया खुली थी। जो लड़का स्ट्रगल कर रहा हो इन चीज़ों के लिए, मैं घर पे कुछ नहीं बताता था, इसलिए नहीं, घर पे बोलता था सब बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो मुझे लेके जाएंगे, सब मेरे भाई बहन आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, देख नहीं सकते कि भैया ऐसे रह रहा है, पोदार मेडिकल कॉलेज में छुप के रह रहा हूँ, मतलब था, क्योंकि मेरे पास सोर्स इनकम का कुछ था नहीं, घर से मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि लूँगा तो पता चल जाएगा, तो उनको बोलता था सब बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, भरोसा ये था कि मिलेगा तो कुछ, चूकूंगा नहीं। तो वो वासीपुर में हुआ, और जब ये लोग आगे गए और ये चीज़ें हुई तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार कुछ हो तो नहीं रहा है, ये तो वही रोल फिर से मिल रहे हैं। तब लिखना शुरू किया। मुक्काबाज मैंने मेरी बहन के साथ लिखी, फिर वो एक अलग कहानी है, तो जिसके बारे में हमने लंबी कमरे के बेडरूम में बैठ के रात के 1:30 बजे विस्तार से बात की थी। वो उस फिल्म ने 5 साल लगा उस फिल्म में मुझे, राइटिंग से लेकर के बनने, रिलीज होने तक, लेकिन उस फिल्म ने मेरे ज़िंदगी के 10 साल दिए। आप रिलीज की बात कर रहे हैं, सुमन घोष ने एक फिल्म बनाई है आपके साथ, आधार, कहाँ अटकी है? पता नहीं, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ उस फिल्म का। वो फिल्म मेरे लिए बहुत You were talking very passionately about that character. मेरे लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है। और ये रीमेक है विसार नायक का या किसी का? नहीं। अच्छा, वो तो एक अलग प्रोजेक्ट था, जो वो एक अलग थी, जो होने वाली थी और नहीं हो पाई। हाँ, उसके भी डायलॉग्स वगैरह लिखे थे मैंने, मेरी सिस्टर ने, बट हो नहीं पाई। आधार दूसरी फिल्म है, और सोच के किया था ये फिल्म कि कुछ अलग करने को मिलेगा मुक्काबाज से। मुक्काबाज में तो भिड़ जाता है 10-10 लोगों से, और ये जो किरदार है इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है फरसुआ। वो अपने गांव से ही बाहर नहीं निकला है, और वो ऐसा है कि अगर उसे कोई डांटता है तो उसी को तरस आती है कि मैंने इसको डांट क्यों दिया। ऐसा है कि देख के ऐसा उसका चेहरा लगता है हार्ट अटैक से मर न जाए, निरीह। हाँ, मतलब इतना सीधा है वो, बट आई एम स्टिल वेटिंग। क्या बता रहे हैं डायरेक्टर साहब, कहाँ अटकी है? पता नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सेंसर बोर्ड में सेंसर भी हो गई है, सेंसर सर्टिफिकेट भी मिल गए थे। फिर किस वजह से, किस कारण से अटकी है, उसकी डिटेल मेरे पास है नहीं, मेरे पास कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इंतज़ार करूँगा उस फिल्म का। एक एक्टर कैसे डील करता है इस चीज़ से कि उसने बहुत दिल लगा के काम किया और अब डब्बा बंद है फिलहाल? तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो फिल्म मेरे लिए फिल्म नहीं है। मेरे लिए मेरी 18 साल की मेहनत के बाद मुक्काबाज हुई थी, उसके बाद 1 साल उसी फिल्म को दिया मैंने, आधार। तो मेरे लिए 19 साल की मेहनत है, मेरे पूरे परिवार का सपना है, मेरे दोस्तों का सपना है। मेरे लिए एक फिल्म नहीं है। मैंने कभी इस नज़र से नहीं देखा, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे उस पर कितने पैसे मिल रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने बस चुपचाप कि ये एक प्यारी सी पिक्चर है, इसको मुझे करना है, और वही लोग लेके आए थे। और मुझे लगता है मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है। मुक्काबाज की फिजिकलिटी इस फिल्म के लिए तोड़ी। मैंने एक्शन फिल्म्स आ रही थी, मैंने मना किया, और मतलब पॉटरी वॉटरी सीख रहा था मैं, बिना ये सोचे कि मेरे अकाउंट में कितना है। जबकि मुक्काबाज के बाद एक ऐसा फेज था, मैं लंबे समय तक मैं कुछ ऐसा साइन नहीं कर रहा था, और कि नहीं अच्छा काम करूँगा, तो आधार उसमें थी। और अभी भी आ जाती है उसकी तस्वीर कहीं। मैं तस्वीर क्या, मुझे मतलब जब भी आधार कार्ड निकालता हूँ तो मेरे को तकलीफ होती कि एयरपोर्ट जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, आधार कार्ड आईडी, जब मैं देखता हूँ मेरे को मेरी फिल्म आ याद आती है। क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे लिए, वो ऐसा काम नहीं है कि मैंने एक्सटर्नली कर दिया, वो मेरे सिस्टम में गया, मेरे अंदर गया। तो
बहुत तकलीफ होती है मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिल्म रिलीज़ हो। बड़ी प्यारी सी फिल्म है, और भी कई कलाकार हैं जिनका करियर उससे बदल सकता है। मेरे अपोजिट जो है उसके लिए तो वो पहली फीचर फिल्म है पृथ्वी, जो मेरे अपोजिट है, उसके लिए उसको कैसा लगता होगा। तो जब वो बात करती है तो मुझे ऐसा होता है कि यार वो कई लोगों का जीवन रुका हुआ है और कुछ कर नहीं सकते, बहुत हेल्पलेस फील होता है। आप ये सब बता रहे थे तो मुझे अगली भी, जो कि अटकी रही थी कुछ एक बरस, अगली में आपका एक सीन है, मुझे बहुत पसंद है वो सीन। वो आप समझ गए होंगे, वो थाने वाला और पूरा आप हैं राहुल। ज्यादातर बोरिंग होता है वो सीन, हाँ, लेकिन इसमें एकदम उल्टा हुआ है। हाँ। रिपोर्ट लिखाने गए हम लोग, आप और राहुल भट्ट हाँ, हैं, और गिरीश कुलकर्णी सर हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे विनीत ने औपचारिक ट्रेनिंग जो एक डिटेल्ड होती है FTI NSD वाली, वो नहीं ली है। सो व्हेन यू वर्क विद एक्टर्स लाइक दीज, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग के, गिरीश कुलकर्णी, गीतू दा के साथ आपने गीतांजलि कुलकर्णी के साथ इसमें काम किया है, रंगबाज में विजय मौर्य, सब, तो उधर क्या एक्सचेंज होता है? मतलब ऐसे नॉर्मल चिल कर रहे हैं, एक सीन कट हो गया, आप चाय पी रहे हैं, गप कर रहे हैं, या बहुत डिटेलिंग पे भी बात होती है वाइल्ड शूटिंग इन सब के साथ? खासतौर पे रंगबाज में किस तरह का रहा? दोनों मुझे खासतौर पे रंगबाज लाना पड़ा, नहीं तो जी वाले कहेंगे कि है हमारी सीरीज का इंटरव्यू और पता नहीं कहाँ दुनिया जहान में घूम रहे हैं, सबको गिनवा दिया। हाँ, दोनों चीज़ होती है, डिपेंड करता है कि किस तरीके के सीन हम लोग शूट कर रहे हैं। मैं सुनता हूँ मेरे सीनियर एक्टर्स को, क्योंकि उनकी जर्नी कमाल की होती है और उनकी गलतियाँ वो जानना चाहता हूँ, उनकी खूबियाँ तो मुझे भी पता है, तो उनको सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी लाइटर माहौल भी बहुत होता है, गाने वाने सुनते रहते हैं हम लोग, कि अब वहाँ पे मेरे अपोजिट जो है आकांक्षा, वो गाती बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, तो वो गुनगुनाती थी। मेरा जो किरदार है साहिब का, वो गाने सुनना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए ये रहता था कैरेक्टर के करीब भी हूँ और बढ़िया बढ़िया गाने सुरीले सुन रहा हूँ। तो वो मुझे पोक करती थी, मुझे रैप सुनाओ, कि उसको पता है कि लिखता है ये, तो मैं जो जो अपना बनाया है कुछ सुना देता हूँ। तो ऐसे रहता था। बाकी जब कोई कोई दिन ऐसा होता है कि सारे के सारे इकट्ठे हैं, सर्दियों में शूट कर रहे थे। कहाँ पे शूट था? लखनऊ, सीतापुर, मलिहाबाद, काकोरी, तो पूरा छान मारा है मैं तो। उस एरिया में बहुत शूटिंग हो रही है अभी, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर वाला वो जो पूरा बहुत कंफर्टेबल है शूट करना यूपी में। लोग बहुत कॉपरेट करते हैं, परमिशन मिल जाती है फट से। कभी ये नहीं लगा कि शूटिंग में दिक्कत आ रही है, जबकि इलेक्शन के आसपास हम लोग शूट भी कर रहे थे, फिर भी सारी चीजें स्मूथ हुई। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी तो ये सीरीज रिलीज हो चुकी है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? मतलब मिक्स बैग है या बहुत बढ़िया? कई लोग कह रहे हैं कि ये जो सीरीज है ये धीमे धीमे, जैसे मिर्जापुर है तो वो कल्ट मानी जाती है अभी, है ना, वो एक शीर्ष पर है, उसके डायलॉग्स के मीम, उसके किरदार, इट हैज ग्रोन रियली बिग। और जो हमारे पास जानकारी है कि अब ये दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी रिलीज होने जा रही है, तो हमेशा एक उससे जब भी वो क्राइम और उस सब की तुलना होगी तो कई लोग उससे भी, उसका भी जिक्र कर रहे हैं रंगबाज की बात करते हुए। आपके पास क्या फीडबैक आ रहा है? बहुत बढ़िया। मेरे लिए मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके से चीज़ें पसर चुका है OTT। ये मुझे रंगबाज के बाद एहसास हुआ, क्योंकि हर तरफ से हर तरीके के लोग देख रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों का ये है कि यार विनीत, हमने सोचा था कि आधा आज देख लें, आधा कल देखेंगे, और आधा देखने के बाद ये हुआ काम कल होगा, देखेंगे आज ही। अच्छा, खत्म करके ही सोना है। तो ये कुछ तो है सीरीज में जो लोगों को पसंद आ रहा है। काम तो हम लोग सब में ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जब चीज़ अच्छी बनती है, किरदार पसंद किया जाता है, तो इस तरीके का फीडबैक आता है। और हर तरीके, मैंने मतलब दुकान चलाने वाले, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, खिलाड़ी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर तरीके के लोग
और हर उम्र के लोग, उनका ये रिस्पॉन्स आया। उस तरह के रिस्पॉन्स भी आते हैं इंटरव्यू में, अमूमन पूछे जाते हैं वो सवाल कि आप लोग एक क्रिमिनल को, एक माफिया को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या रोमांटिसाइज कर रहे हैं? हाँ, इस तरीके की चीज़ें आई हैं मेरे सामने, बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक बात ज़रूर रह रही है कि काम बहुत अच्छा है, मज़ा आया देखने में, लेकिन शिकायत ये है मेरा, अब मैं एक एक को जाके तो नहीं कह सकता जी, लेकिन कहानी जो होती है, कोई भी कहानी हम समाज के बीच से ही चुनते हैं और लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने कहा था कि आप हिम के जैसे शीतल हो जाइए और पवित्र हो जाइए तो भी शिकायत रह जाएगी। शब्द उनके अलग थे, लेकिन भाव ये तात्पर्य था। तो आप कितनी भी कोशिश करिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे, उनको कुछ शिकायत रहेगी। तो आप 100% लोगों को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, और इस नीयत से मैं एज एन एक्टर तो काम नहीं करता। मुझे हमेशा ये होता है एक अच्छा किरदार करना है, एक अच्छी कहानी कहनी है, और कहानी निकल के आती है हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से। राइटर को कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ प्रेरणा मिलती है और लिखता है, नहीं तो आदमी मंगल ग्रह की कहानी कहना यहीं की कहानी है। चाहे यहाँ का प्यार मोहब्बत हो, चाहे यहाँ की तू मैं हो, लड़ाई झगड़े हो, लड़ाई झगड़े का लेवल बहुत ऊपर तक हो, या हाथापाई तक हो, या बातों तक हो, लेकिन आती तो इसी समाज से कहानी। तो ये भी कहानी कहीं ना कहीं ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये शिकायत पढ़ने को तो मिली है मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चाहे रंगबाज के लिए आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन इस बात को आप नहीं नकार सकते कि मज़ेदार सीरीज है, एंटरटेनमेंट के लेवल पे, एंगेजमेंट के लेवल। अच्छा ये बताइए, जैसे एक तरफ आपने महेश भट्ट के साथ काम किया कई फिल्मों में, एक अलग जॉनर है, फिर आपने अनुराग कश्यप के साथ काम किया, वो अलग जॉनर है, फिर आपने रेड चिलीज के लिए काम किया, बेताल और बार्ड ऑफ ब्लड, है ना? बिल्कुल। तो वो उस इकोसिस्टम के बारे में बताइए। हाँ, वहाँ चीज़ें बहुत प्लान्ड होती हैं, मतलब आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं। शाहरुख खान घर बुलाते हैं अपने? हाँ, मैं मेरी बहन और मेरी वाइफ उस समय हम लोग, शादी नहीं हुई थी, तो गए थे, और वो एक बड़ा मतलब खूबसूरत याद है मेरे लिए। क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी सिस्टर? हाँ, और भी लोग थे, अनुराग सर थे, और करीब 20-25 लोग और रहे होंगे, सभी बड़े लोग थे, मतलब जिनको हम सब जानते हैं। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा हम 3 लोगों को दिया, अपना घर दिखाया, और वो बातें जिसको बोलते हैं ना कि जिनसे जिंदगी खूबसूरत बना करती है, छोटी छोटी बातें। बताइए जरा हमारे दर्शकों के। उनका ये था कि यार ऐसे ऐसे डांट पड़ती है उनकी चलते हुए कि यार अभी पोंछा लगा था, अभी तुम इस कमरे में आ गए, नहीं, जैसे वो घर दिखा रहे थे, तो नहीं वैसा वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। ले गए, आराम से दिखाया, और वो बातें बताई, और रोटी वोटी बनती है उन लोगों के? क्या बनता है, खाते क्या है? नहीं, वो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम गेहूं की बहुत रोटी बहुत बहुत मतलब बहुत ही ग्राउंडेड। मतलब बात करके ये नहीं लगता, मिल के आपको ये नहीं लगेगा कि आप इतने बड़े किसी स्टार से मिल रहे हैं, वो एहसास नहीं कराते। यस, और वही खूबसूरती है, और यही उनका बड़प्पन है। और वो कम लोगों में होता है। यस, तो वो कहीं ना कहीं मेरी पहली मुलाकात जो वहाँ घर पे मेक्स यू फील कंफर्टेबल अराउंड हिम। एक्चुअली तो वो याद तो रहती है, तो वो वैसा था। बाकी हाँ, एज एन एक्टर साथ में हम लोगों ने काम नहीं किया, और उनके प्रोडक्शन हाउस में काम किया, और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। क्या, थोड़ा बताइए किस तरह का फीडबैक? जैसे मैंने बार्ड ऑफ ब्लड जब भी की तो इमरान हाशमी के साथ? हाँ, और एवरीथिंग वाज प्लान्ड।
आपको जो चाहिए, मतलब एज अ प्रोड्यूसर आप कौन सी किस्म की चाय पीते हैं से लेके हर तरह की डिटेल? मेरे लिए ज़्यादा वो सारी चीज़ें तो बहुत छोटी हो गई। सबसे एक ये होता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। आपको 2 कैमरा चाहिए, 3 अवेलेबल, आपको जिमी जिप चाहिए, आप 5 दिन के लिए मांगोगे वहीं है वो। आप बढ़िया कुछ करके दो बस। तो वो इन चीज़ों के लिए भाग भाग नहीं रहती। एक्टर वो ऐसे रेड चिलीज के मुखिया के तौर पे ऐसे होता था कि आपकी सीरीज के रशेस देख रहे हों, कुछ उस पे रिमार्क कर कभी रहे नहीं, हों? कभी काम नहीं देखते थे आप लोगों का वो? नहीं, कभी मतलब पता इन्वॉल्वमेंट सब होता था, पता सब होता था, चीज़ें पता रहती थी कि एक सर्टेन स्टेज के बाद उनको पता होता था कि क्या बना है। वो कहीं ना कहीं जानकारी रखते थे। हाँ, ये डे टू डे लाइफ पे मतलब आज क्या शूट हुआ, कल क्या शूट हुआ, ऐसा नहीं है, इतना टाइम तो नहीं। तो ये फर्क था, क्योंकि हम लोग जब मुक्काबाज कर रहे थे तो मैं पेटी पे सोता था, और पेटी पे भी सोने के लिए कि 20 मिनट है क्या मेरे पास, तो मैं सो जाता था। लोगों ने अभी वो फोटोज मुझे भेजी हैं कि पेटी पे चुपचाप सोए हो, 20 मिनट बचा हुआ है, सो जाओ। टेम्परेचर जो है 48 डिग्री, और जाके अभी बॉक्सिंग की फाइट लड़नी है। बरेली, बनारस में जब हम लोग कर रहे, बरेली में तो चोट लग गई थी, तो आधी फिल्म हम लोगों ने बाद में बनारस में की। वो ये बात है मई और जून की, और उस पूरा फाइट वाला सीक्वेंस वहाँ है। तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट, क्योंकि जब लाइट्स वगैरह लग जाती हैं और क्राउड भी होती है, तो 3-4 डिग्री ऊपर जाना ही जाना है। 48 डिग्री तो ऐसा पारा दिखा रहा है, 3 डिग्री और ऊपर उस पर कर रहे बॉक्सिंग। तो दिन भर तो ये होता था कि कहीं कुछ ये दिखता ही नहीं था कि कहाँ मैं सोया हूँ। सीढ़ी है, सीढ़ी पे बैठ गया वहीं पे, हाँ 20 मिनट रेस्ट कर लूँ थोड़ा बॉडी, क्योंकि 12 घंटे आप लड़ ही रहे हो। तो फिल्म ऐसी, तो उसकी वजह से ना अब ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बोनस तकलीफ नहीं भैया, काम अच्छे से करो, बाकी कोई शिकायत ही नहीं होती मुझे। एक ये बात बताइए कि मनीष मुंदड़ा काफ़ी नई तरह की कहानियों को बैक कर रहे हैं, और अब उनकी बतौर डायरेक्टर फिल्म आ रही है सिया, उसमें भी आप हैं जी। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें। हमने पूरी फिल्म देखी है, मनीष भाई ने हमको भेजी है। तो आप ही जानकारी दीजिए क्योंकि मैंने पूरी फिल्म भी नहीं देखी है। अच्छा। हाँ, मैं भागता हूँ, मैं एडिट रूम में नहीं जाना चाहता। और बिकॉज क्या होता है, फिर दिमाग चलना शुरू हो जाता है, अपनी एडिटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, कि चीज़ें चलनी शुरू हो जाती। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि इनका कम कर दो, उनका, मैं ऐसे कभी नहीं सोचता। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि फिल्म वर्क करेगी तो आपका काम कहीं जाएगा। ट्रू, तभी नोटिस होगी चीज़। सीरीज वर्क करेगी तभी आपका काम कहीं जाएगा। आप ही आप हों और फिल्म या सीरीज वर्क ना करे तो कुछ कहीं नहीं पहुंच। वासीपुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक एक किरदार उसका छोटा बड़ा सब नोटिस किए गए। मतलब अभी हम लोग फैजल मलिक साहब से बात कर रहे थे पंचायत के लिए, तो कितना छोटा सा रोल है। हाँ, थाना प्रभारी धनसर, इंस्पेक्टर को थाना प्रभारी धनसर, पर वो भी हम लोग को याद है कि वो फिल्म ऐसी बन गई थी। तो वही है कि एक अच्छा काम अमर हो जाता है। तो अब और आगे क्या काम आने वाला है? 2 फिल्मों का तो हमने जिक्र किया, आधार और सिया है, आधार है, और एक है दिल है ग्रे। ये 3 दिल है ग्रे। हाँ, ये किसके डायरेक्शन में? ये सुसी गणेशन, और एक तमिल फिल्म का रीमेक है ये। अच्छा। तमिल फिल्म भी उन्होंने ही बनाई थी जी, वहाँ हिट फिल्म रही है वो। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है कहीं उसकी सच्चाई को खोलती है कि आज के समय में आप किससे बात कर रहे हैं, वो सामने वाला जो आपको पहचान बता रहा है, क्या वो सच है या कुछ और है, या आपको नहीं पता। और कई बार आप ट्रैप में फंस जाते हैं अनजाने में, और उसके ये फिल्म कहीं उस दुनिया में लेके जाती है। अलग तरह का ड्रामा है, फ़ोन टैपिंग है जो सिस्टम वहाँ पे अलग तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं पर्सनल गेन के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें। इट्स अ डिफरेंट फिल्म फॉर मी, मेरे लिए। अच्छा, आप खूब पढ़ने लिखने वाले एक्टर हैं, खबरों पर भी बहुत नज़र रखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों और क्या देख रहे हैं? लिख रहा था।
लॉकडाउन में थोड़े समय तक जैसे सब लोग परेशान थे तो वो था बेचैनी। फिर ये हुआ कि ये लंबा चलेगा तो क्या करना है, बेचैन रहना है या कुछ किया जाए। और मुक्काबाज के बाद कोई ऐसी चीज़ जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। जैसे थिएट्रिकल रिलीज़ मुक्काबाज के बाद 4.5 साल हो गया, मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो मेरा ये होता है, मैं सोचता हूँ कि इन टोटलिटी सारी चीज़ें कैसे हैं, क्या हैं, और उसमें मैं देखता हूँ कि उम्मीद की रोशनी कहाँ से आ रही। तो मुझे ये लगा कि फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कुछ किया जाए। तो एक और फिल्म मैंने मेरी सिस्टर के साथ मिलकर लिखी है और वो एक है, और एक और स्क्रिप्ट सिस्टर ने लिखी है, मेरी बेचैनी देख। क्या नाम है बहन जी का? मुक्ति। मुक्ति। हाँ, तो वो 2 स्क्रिप्ट्स हैं। शी इज राइटर। हाँ, फिल्में लिखती। हाँ, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी तो उसने छोड़ दिया, उसको मज़ा नहीं आया वहाँ पे। तो अब तो बाबूजी ने भी ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिखाई। नहीं, अब तो ये लगता है कि मतलब वो तस्वीर देख के तो मैं ऐसा दिल ही भर गया था। फोन किया फिर आपने उनको? हाँ, और क्या बोले? उन्होंने ये बोला कि बेटा मुझे बहुत खुशी होगी, और किसी भी बाप को बहुत खुशी होती है जब बाप जो है बेटे के नाम से जाना जाए। मैं ऐसा चुप सुन रहा था क्योंकि एक लंबे समय तक मैं उनसे पूछे जाने वाले सवाल का उत्तर नहीं दे पाया था कि आपका लड़का क्या कर रहा है। और उनका इस तरीके से खड़े होकर के मुझे ब्लेसिंग देना, वो भी मुझे पता नहीं, सिस्टर ने डाला। मैंने देखा, मैं एकदम से मतलब मेरे लिए हाँ, सारा अवार्ड है। अंकल बनारस। हाँ, तो बनारस में होर्डिंग लगी थी। बनारस, पूरी फैमिली बनारस। तो वो मेरे लिए ऐसा था कि किसी भी पिता के लिए या किसी भी बेटे के लिए वो एक ऐसा पल है। हर अवार्ड छोटा है, ट्रू, सब कुछ छोटा। वो एहसास जो मैंने किया कि इतने समय तक मैं जूझता रहा और पापा ऐसा कर सकते हैं, मेरे लिए तो ये था। अभी यहीं पे रोकेंगे बातचीत को। 3 शब्द याद आ रहे हैं: सवाल, साहस और सबक। हमारा काम होता है अपने हिस्से के, आपके हिस्से के सवाल पूछना। विनीत साहसी व्यक्ति हैं, उन्होंने इन सवालों के सिर्फ जवाब नहीं दिए बल्कि हम पे भरोसा रखा और अपनी ज़िंदगी के तमाम कोनों में, तमाम पड़ावों तक जाने का मौका दिया। और हमारे लिए ये एक सबक होता है कि जब हम सफलता को सेलिब्रेट करें या किसी को रोशनी में नहाया हुआ देखें तो याद करें कि उसने अपने हिस्से के कितने अंधेरों को बुना है, चुना है, और तब ये चादर सामने आई है। विनीत सिंह, आपसे बात करना हमेशा हमारे लिए मज़ेदार होता है और सीख से भरा होता है। आप ललन टॉप अड्डा में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे औपचारिक ढंग से क्लोज किया जाता है। और गुरु आए, बैठे, मौज आई। मुझे भी मतलब जब बात हुई है वो यादगार रहती है, मजा आता है। लगता ही नहीं कि इंटरव्यू कर रहा, ऐसा फील ही नहीं आता। ये बिल्कुल वैसा है जैसा एक्टर कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, कि लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रहा है, वैसा है। एहसास ही नहीं होता, ये सब गायब हो जाता बीच बीच में। देखते रहिए ललन टॉप अड्डा। शुक्रिया।